हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसमें 20 क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही सही कर लिए तो समझ लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। सो अपना स्कोर जरूर कमेंट सेशन में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड राइट टू प्रॉपर्टी नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट? मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से किस अमेंडमेंट में हटा दिया गया था और लीगल राइट बना दिया गया था? सो वो था 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया और अब ये आर्टिकल 300 ए में आता है जो कि है लीगल राइट और ये हुआ था जनता पार्टी के गवर्नमेंट के टाइम। ऑल राइट, बाकी आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए थे। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट, safeguard against emergency powers, right to silence and personal liberty, abolition of fundamental rights as a ground of suspension of rights, strengthening of democratic rights, ये सारे changes आए थे, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। Let's move to the next question. Which amendment is known as the mini constitution of India? कौन से amendment को mini constitution of India कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी ये अमेंडमेंट है इसमें मैक्सिमम चेंजेस आए थे। इट मेड मेनी अमेंडमेंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्रीएम्बल में भी चेंज किया गया था, फंडामेंटल राइट्स भी चेंज हुए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी चेंज हुए थे, काफ़ी चेंजेस हुए थे इसमें, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 42nd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे चलिए देख लेते हैं। प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे पार्ट 4 ए में और आर्टिकल 51 ए में। डीपीएसपी मेड स्ट्रॉन्गर देन फंडामेंटल राइट्स और लोकसभा टर्म हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 ईयर टू 6 ईयर। ऑल राइट, और अमेंडमेंट के रिव्यूइंग में लिमिटेड पावर्स दिए गए थे कोर्ट को। सो ये सारे चेंजेस आए थे 42nd अमेंडमेंट में। ऑल राइट, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? सो वो हम लोगों ने अभी देखा, 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल राइट, और इसे लिखा गया है आर्टिकल 51 ए में। टोटल फंडामेंटल राइट्स 11 है जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था और 86th अमेंडमेंट में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे। और ये आप बताएंगे कमेंट में कि ये कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी कंट्री से। ऑल राइट, बाकी देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे और ये सारी डिटेल्स फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था? सो वो हुआ था 52nd अमेंडमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं क्या एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें एमपी या एमएलए अगर पार्टी बदलता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जैसे कि पार्टी स्विचिंग को रोकना, आए राम गया राम को रोकना। और ये इसको 10th शेड्यूल में भी ऐड किया गया है। 10th शेड्यूल में भी एंटी डिफेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ऑलराइट, और इसका डिसीजन लेते हैं स्पीकर। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन जो लेते हैं वो लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 52nd अमेंडमेंट 1985। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन से अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कर दिया था? चलिए बताइए। वो था 61st अमेंडमेंट
1989। इसमें वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। इससे यंग वोटर्स को वोटिंग पावर मिली और आर्टिकल 326 में कुछ चेंजेस आए जो कि है वोटिंग के बारे में, ऑलरेडी इलेक्शंस के बारे में। और इसमें कुछ चेंजेस आए थे। इस आर्टिकल में इलेक्शंस और वोटिंग एज के प्रोविजन में अमेंडमेंट की गई और इसे पास किया गया था 1988 में। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ऑलराइट, बाकी इतना काफ़ी होगा इसके लिए। 61st अमेंडमेंट याद रखिएगा फॉर द वोटिंग राइट्स। 73rd अमेंडमेंट किस बारे में है? ये है पंचायती राज के बारे में। 74th म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। 86th है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसका आंसर है 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि दैट इज 73rd अमेंडमेंट विच इज गिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक राइट इसे देता है। फर्स्ट पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान। ऑलराइट, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये आप याद रखिएगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था। और पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय कमेटी ने। कब? 1957 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये था थ्री टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। 5 साल का टेन्योर होता है जो कि फिक्स है और इसमें वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है। ऑलराइट, और इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी ये आर्टिकल में दिया हुआ है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? पार्ट 9 में दिया हुआ है और आर्टिकल है 243 ए से ओ तक। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो पंचायती राज सिस्टम याद रखिएगा। विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज? सो दैट इज 74th अमेंडमेंट 1992। गिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू म्युनिसिपैलिटीज। और ये दिया गया है पार्ट 9A में। और आर्टिकल क्या है इसका? 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। ऑलराइट, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पहले कहाँ पे? मद्रास में, जो कि अभी कहलाता है चेन्नई। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर पूछेगा कि पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, ये था बिफोर इंडिपेंडेंस मद्रास में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद। ऑलराइट, हैदराबाद में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अर्बन बॉडी मीन्स म्यूनिसिपैलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में। होपफुली समझ में आ गया होगा। विच अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट के मुताबिक बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये बनाया गया था 86 अमेंडमेंट तो 2002 के मुताबिक। ऑलराइट, इसमें आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट है। ऑलराइट, सो ये है इंपॉर्टेंट। बाकी 44 हमने पढ़ लिया, 61 हमने पढ़ लिया, 97 है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है। विच अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ फर्दर? कहने का मतलब है कौन से अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया? सो बनाया गया था 91st अमेंडमेंट में। ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003 में एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज्यादा मजबूत बनाया गया, स्ट्रिक्ट बनाया गया। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज को भी लिमिट सेट की गई थी। सो बस इतना याद रखिएगा। 97th अमेंडमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है, सिटीजन को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का राइट दिया गया इसमें। और ये है आर्टिकल 19(1) पार्ट 1 और C में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
और आर्टिकल 43B में भी लिखा हुआ है, जो कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है 101 अमेंडमेंट, ये है जीएसटी के बारे में। जीएसटी के सारे बातें इसमें लिखी गई है, जो कि आया था 2016 में, इंट्रोड्यूस किया गया था और लागू हुआ 2017 में। अगर आपको जीएसटी के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके, पूरे डिटेल में जीएसटी के बारे में बताया गया है उसमें। आर्टिकल इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 279 में सारे कुछ लिखा हुआ है जीएसटी के बारे में। ठीक है, बाकी 103 amendment 103 amendment is about 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्टिकल 15 पार्ट सी में पार्ट 6 में है और आर्टिकल 16 पार्ट 6 में है इसके बारे में। ऑलराइट, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन 103। सो आंसर इसका है 91st अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? So GST has introduced in the amendment 101, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ये है इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है इसे। ऑल राइट, बाकी 97 तो हमने देख लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। 103 इज फॉर रिजर्वेशन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 104 अमेंडमेंट, ये है SC/ST रिजर्वेशन एक्सटेंड के लिए इन द लोकसभा। ऑल राइट, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है लोकसभा में। पहले ये रिजर्वेशन 2020 में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन अब ये अमेंडमेंट के थ्रू 2030 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया। ऑलराइट, एंग्लो इंडियंस को भी दिया जाता था, लेकिन अभी एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है नॉमिनेशन से। बाकी इसका आंसर है 101 अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो ये आप तो आंसर दे ही देंगे क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में इसको। ये है 103 अमेंडमेंट, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन इन द जॉब्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ऑलराइट, आर्टिकल 15 पार्ट 6 में है, आर्टिकल 16 पार्ट 6 में ऐड हुआ है। बस इतना ही याद रखिएगा। विच अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज 102 अमेंडमेंट। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2018 में ऐड हुआ था। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पज था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना। ठीक है, दो नए आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं फॉर द आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338B, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की पावर और फंक्शन डिफाइन करता है, और आर्टिकल 342A, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सारे पावर्स इसमें डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, और बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन देना, सारा इसका काम है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का। ऑल राइट, बाकी 103 हमने पढ़ लिया है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, 101 फॉर जीएसटी, 97 अमेंडमेंट इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखिएगा, होपफुली इतनी बार रिवीजन के बाद आपको याद हो ही गया होगा। विच अमेंडमेंट डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो बिल्कुल इसका आंसर आप दीजिए। ये है 97th अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 19 पार्ट 1 में दिया गया है, और आर्टिकल 43B में भी है, जो कि आता है डीपीएसपी में, और पार्ट 9B में भी लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। सो ऑल आर डन अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज? सो अभी हमने इसे फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया।
कि कौन सा अमेंडमेंट एक्सटेंड करता है SC/ST रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में? सो वो है 104th अमेंडमेंट। ऑलराइट, इसमें SC/ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है 2030 तक। Which amendment restored the state power to identify OBCs? कौन सा अमेंडमेंट ने स्टेट को पावर दिया है ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सो ये अमेंडमेंट था 105, 105 अमेंडमेंट, विच रिस्टोर्ड द स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी। मतलब स्टेट ओबीसी को बता सकते हैं कि कौन ओबीसी है कौन नहीं, ये स्टेट के हाथ में है। विच अमेंडमेंट empowered द पार्लियामेंट टू amend एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है, मतलब उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सो ये था 24th अमेंडमेंट, जिसमें पावर दिया गया था किसको? पार्लियामेंट को, कि वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकता है। ऑफ कोर्स उसका कुछ प्रोसेस है, लेकिन वो चेंज ला सकते हैं। और ये है 24th अमेंडमेंट 1971 के सारे डिटेल्स, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। Parliament got full power to amend the constitution, can change fundamental rights too. Change in Article 13. President cannot reject amendment. Change in Article 13. Constitution amendment not ordinary law. Change in Article 368 means Parliament has a power to amend the constitution. 368 is a article for amendment, and Parliament must approve amendment bill. President cannot reject amendment. All right, full power दी गई है Parliament को. Reason for amendment: आफ्टर गोलकनाथ केस 1967 के बाद ये वर्डिक्ट आया था. So these are all about 24th Amendment 1978, 1971. Sorry. Which amendment abolished privy purse? First of all, what is privy purse? Privy purse मतलब कि फॉर्मर प्रिंसेस जो को मिलने वाली जो पेमेंट होती है उसको प्रिवी पर्स कहते हैं. उसको अबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कौन से अमेंडमेंट के मुताबिक? सो वो है 26th अमेंडमेंट में इसको अबॉलिश कर दिया गया था. ऑलराइट, रूलर्स की ऑफिशियल रिकॉग्निशन को भी खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 368A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐड किया गया. बाकी यहाँ पे है 25th अमेंडमेंट. ये हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट करने के लिए. ऑलराइट, मतलब प्रॉपर्टी एक्विजिशन फॉर कंपनसेशन वर्ड रिप्लेस करके अमाउंट यूज किया गया. कंपनसेशन वर्ड को रिप्लेस करके अमाउंट यूज किया गया. आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर प्रायोरिटी देने की कोशिश की गई थी. 27th अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ये है अबाउट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिकॉग्निशन. मणिपुर त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बाद में स्टेट बनाया गया. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल स्टैब्लिश करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है. 28th अमेंडमेंट इज अबाउट सिविल सर्विसेज प्रिविलेजेस को रिमूव करना. मतलब आर्टिकल 314 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव कर दिया गया इसमें. ठीक है, ओल्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स को स्पेशल प्रिविलेज खत्म कर दी गई थी. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे. बाकी आंसर 26th अमेंडमेंट है. विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीएम्बल? वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ लिया है ये. 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड हुए थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं. 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुए थे आर्टिकल 51A में. डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा को भी बढ़ाया गया था 5 साल से 6 साल तक, और फिर इसे चेंज कर दिया गया बाद में, फिर 5 ईयर्स कर दिया गया 44th अमेंडमेंट. सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा. विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट? सो ऑफकोर्स ये हमने पढ़ लिया है. फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और बाकी आपका रिवीजन ही स्ट्रांग होगा बार बार रिवाइज करने से. सो ये था 44th अमेंडमेंट के मुताबिक
जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट, इसे लीगल राइट बना दिया गया। ऑलराइट, 300A में लिखा हुआ है अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। और लोकसभा टेन्योर को भी रिस्टोर किया गया, मतलब जो 6 ईयर किया गया था उसे 5 ईयर फिर से कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इमरजेंसी के टाइम भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सस्पेंड नहीं की जाएगी, मतलब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा इमरजेंसी के दौरान भी, ये कहा गया था। और एक और काफ़ी मेजर चेंजेस हुए थे, जैसे कि इमरजेंसी रीजंस में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया। इमरजेंसी पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीजन से लग सकती थी, लेकिन अब वो वर्ड रिप्लेस करके आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया। ऑलराइट, और प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस जरूरी होगी। ये सारे चेंजेस आए थे 44th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड 10th शेड्यूल? सो ऑफ कोर्स 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन के लिए था और इसे 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या बताया गया था कि अगर कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी छोड़ दे तो ये पार्टी के खिलाफ वोट करे या पार्टी के खिलाफ वोट करे तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। और ये डिसक्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होता है ये होता है स्पीकर के पास। ऑलराइट, ये होता है स्पीकर के पास। और अभी हमारे स्पीकर कौन है ये आप कमेंट में बताइएगा। और 91st अमेंडमेंट को भी एंटी डिफेक्शन से जोड़ सकते हैं क्योंकि इसने एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रेंथ और स्ट्रिक्ट बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A? सो दैट इज 86th अमेंडमेंट, जो कि बताता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, जिसे ऐड किया गया था आर्टिकल 21A के दौरान। और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें चेंज आया था और इसे ऐड किया गया था आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी में। इसमें भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है और इसमें स्टेट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अर्ली चिल्ड्रन केयर और एजुकेशन को प्रोवाइड करना बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। राइट टू एजुकेशन एक ऐसी राइट है जो कि डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। Which amendment limited the Council of Ministers to 15% of Lok Sabha strength? कौन से अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज को 15% ही लिमिट कर दिया था इन लोकसभा? सो वो था 91st अमेंडमेंट, जो कि एंटी डिफेक्शन के बारे में है, डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट करने के लिए। और इट सेंट्रल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम साइज फिक्स कर दी गई थी, जो कि है 15%। ये हाउस के टोटल मेंबर को 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑलराइट, अगर कोई एमपी या एमएलए डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक फिर से इलेक्ट ना हो। ये था सारा रूल, है भी अभी भी यही रूल है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 10 शेड्यूल और 52nd अमेंडमेंट में और 91st अमेंडमेंट में, ये सारे में यही रूल है। Which amendment extended the Anglo-Indian nomination in Lok Sabha earlier? So Anglo-Indian nomination is extended in the Amendment 104, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के सीट्स को पहले एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी इसे रिमूव कर दिया गया और ये सिर्फ SC ST के लिए ही रह गया है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, ये आप याद रखिएगा 104। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? सो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, अभी रिवीजन के हिसाब से आप समझ लीजिए। ये है 86th अमेंडमेंट, जो कि है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में। ऑलराइट, और ये डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। ऑलराइट, और फंडामेंटल राइट्स में भी है, जो कि 21A में लिखा हुआ है। सो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। तो अगर आपने इसमें आप देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ऑलराइट,
अगर आपने 25 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है, और अगर आपने नहीं किए तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, और आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, तो सपोर्ट कीजिए इसे, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।